आरएस मेंस में लोक प्रशासन विषय के बारे में हम इस अध्याय में सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उसके परिचय को जानेंगे कि लोक प्रशासन का क्या परिचय है, आखिरकार लोक प्रशासन है क्या। प्रशासन जिसके साथ में लोक जुड़ा हुआ है, यानी कि जनता का प्रशासन किस प्रकार से सुनिश्चित होता है। साथ ही साथ प्रशासन के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस परिचय वाले वीडियो के अंदर हम साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि वर्तमान दौर में लोक प्रशासन की हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में क्या भूमिका है, क्या उसकी प्रासंगिकता है। साथ ही साथ जैसा कि हमारे सिलेबस में विदित है आप सभी को कि लोक प्रशासन एवं प्रबंध ये एक विषय है जिसमें इन दोनों के बारे में आपसी तालमेल, आपसी समन्वय और इन दोनों का आपस में किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन किया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि लोक प्रशासन और प्रबंध की वर्तमान दौर में आखिरकार औचित्य कितना रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी पग दर पग चुनौतियां हैं जिनके सामने लोक प्रशासन कितना सफल हुआ है और कितना सफल हो पाता है। इन सब चीज़ों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम यह भी आपको बताएंगे कि लोक प्रशासन के आधार पर हम किस प्रकार से हमारे समाज राष्ट्र के अंदर बेहतर प्रकार से जनता को आम सरकारी योजनाओं की व्यवस्था सुलभ करवाते हैं। शासन की जो नीतियां होती हैं उनको जनता के बीच में ले जाकर किस प्रकार से उनका इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे हम बड़े विशद रूप में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जो लोक प्रशासन हमारा पेपर 3 के अंदर इकाई 2 है जो हमारा सब्जेक्ट है, तो लोक प्रशासन और प्रबंध की अवधारणाएं, इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे कि आखिरकार लोक प्रशासन जो होता है और जो प्रबंध की अवधारणाएं होती हैं वो क्या क्या हैं। साथ ही साथ मुद्दे और गत्यात्मकता यानी कि मोबिलिटी वर्तमान दौर के अंदर सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन से मॉडर्न इश्यूज हैं जो कि लोक प्रशासन के अंदर अपनी एक अलग भूमिका बनाते हैं। साथ ही साथ लोक प्रशासन की मोबिलिटी किस प्रकार से सुनिश्चित होती है, यानी कि लोक प्रशासन किस प्रकार से हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के और किसी संगठन की सफलता के लिए अपना कार्य करता है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर गौर फरमाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका सिलेबस, इसका पाठ्यक्रम जान लेते हैं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि लोक प्रशासन जो होता है और जो प्रबंध होता है उसका सबसे पहले शुरुआत क्या हो। सबसे पहले इनका अर्थ हम जानेंगे, इनकी प्रकृति यानी कि नेचर और इम्पोर्टेंस, इनका महत्व, यानी कि लोक प्रशासन जो होता है और जो प्रबंध होता है उनकी मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं। साथ ही साथ उसकी नेचर, उसकी प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार से लोक प्रशासन और प्रबंध कार्य करते हैं। साथ ही साथ महत्व के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे इस सिलेबस के अंदर पहला जो इसका पार्ट है प्रशासन और प्रबंध का, वह है विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, यानी कि जो हमारे डेवलप्ड और जो प्रोग्रेसिव जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर लोक प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है और क्या लोक प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसकी उपादेयता वास्तव में सही है या क्या वह अपने पैमानों पर अपने उद्देश्यों में सफल हो पा रहा है। इनके बारे में भी हम यहाँ पर नीति संगत तरीके से बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। क्या लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए? विषय तो लोक प्रशासन है ही, लेकिन क्या लोक प्रशासन वास्तव में एक विज्ञान के रूप में अध्ययन किया जाए इसका, या कोई सोशल साइंस के रूप में यानी कि सामाजिक विज्ञान के आधार पर इसका अध्ययन किया जाए, या फिर दोस्तों ऐसा कहा जाए कि लोक प्रशासन अपने आप में कला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि कोई भी संगठन होता है या कहीं भी प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक पूरी बॉडी होती है, एक निकाय होता है और उसके अंदर बहुत सारे लोग मैनेजमेंट का कार्य करते हैं और वो सभी मिलकर के उस संगठन की जो उपादेयता होती है उसको स्पष्ट करते हैं। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि संगठन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के समन्वय और तालमेल के आधार पर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही लोक प्रशासन होता है। यानी कि मान लीजिए कि एक ज़िला होता है, ज़िले का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या यूं कहें कि सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर के अंदर के साथ बहुत सारे ऐसे अधिकारी जुड़े हुए होते हैं जो बहुत बेहतरी के साथ अपने अपने विभागों को संभालते हैं और समन्वित रूप से कुल मिला के कहा जा सकता है कि वो सभी ज़िले की बेहतरी के लिए, वहाँ की आम जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो और वो फिर ये सारी रिपोर्ट जो होती है वो कलेक्टर को सबमिट करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन एक बॉडी है, एक निकाय है
जिसके अंदर कलेक्टर से लेकर पटवारी तक के अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं और जो वहाँ की आम जनता और वहाँ के प्रशासन को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कार्य करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और आपको मालूम हो कि वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले बताया था कि लोक प्रशासन जो होता है वह आखिरकार है क्या। वुड्रो विल्सन जो थे वह अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद में जो लोक प्रशासन की एक नई बयार बही और विभिन्न राष्ट्रों के अंदर वहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, व्यवस्थाओं को बेहतरी के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस नई युक्ति की ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता मालूम हुई, वह युक्ति थी लोक प्रशासन। और ये लोक प्रशासन नए नाम के अंदर जब जाना गया तो इसे कहा गया नवीन लोक प्रशासन। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों लोक प्रशासन के सिद्धांत की। आखिरकार लोक प्रशासन जो होता है उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि लोक प्रशासन जो होता है, प्रशासन के ऐसे कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर लोक प्रशासन कार्य करता है। इसके बाद में हम हमारे सिलेबस के अंदर जानेंगे अवधारणाएं, लोक प्रशासन की अवधारणाएं, जिनके अंदर सबसे पहले है पावर, शक्ति। कि लोक प्रशासन जो होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसके अंदर शक्ति निहित होती है, उसमें एक सत्ता का भाव होता है, शासन का एक भाव होता है, और वैधता यानी कि उसकी वैलिडिटी भी होती है। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रशासन के अंदर शक्ति, सत्ता और वैधता की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ लोक प्रशासन में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तरदायित्व होता है। यानी कि आप मान लीजिए किसी ज़िले के जिला कलेक्टर हैं, आपको वहाँ की जनता की भलाई के लिए कार्य करना है, लेकिन साथ ही साथ आप वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे, है ना। तो आप जनता की भलाई के लिए जो कार्य कर रहे हैं वह आपकी उत्तरदायित्व है, वह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जहाँ पे आपको प्रत्यायोजन का मतलब होता है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्ति और अधिकार दोनों का समन्वय इसमें होता है। यानी कि आपके पास शक्ति होती है, जनता के पास अधिकार होते हैं, लेकिन आप अपने अधिकार, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, यह सुनिश्चित करना उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन के तहत शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के संगठन के सिद्धांत, कि लोक प्रशासन में जो संगठन होता है, जो एक बॉडी होती है, जो निकाय होता है, उसके आखिरकार ऐसे कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जैसे इसमें पद सोपान है, हायरार्की, यानी कि पद सोपान, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिला कलेक्टर सबसे बड़ा जिले का अधिकारी होता है, उसके बाद में पटवारी सबसे छोटा कर्मचारी होता है राजस्व विभाग का। तो ये पद सोपान है, पटवारी से लेकर के, ठीक है ना। इसी प्रकार से कानूनगो होता है, या फिर नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है, फिर एडीएम होता है, इसके बाद जिला कलेक्टर होता है। इस प्रकार से इनका पद सोपान होता है। साथ ही साथ लोक प्रशासन में नियंत्रण का क्षेत्र, लोक प्रशासन में आखिरकार कंट्रोल का जो क्षेत्र होता है, किस प्रकार से लोक प्रशासन नियंत्रण का कार्य करता है, ये भी हम इस अध्याय में जानेंगे। और आदेश की एकता, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ऑर्डर, कि प्रशासन के अंदर, लोक प्रशासन के अंदर यूनिटी किस प्रकार से होती है, यूनिफॉर्मिटी किस प्रकार से होती है। यानी कि जिला कलेक्टर ने मान लीजिए कोई आदेश कर दिया, कई बार हितों का टकराव होता है, एसडीएम ने अलग आदेश किया है, लेकिन जब इन दोनों आदेशों को जब एक ही संस्था के अंदर एक ही काम के लिए जब काम में लिया जाता है, तो वहाँ पर सर्वोपरि ऑर्डर किसका माना जाता है? जिला कलेक्टर का माना जाता है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन की सबसे बड़ी सफलता का राज होता है कि उसमें आदेश की एकता होती है, यानी कि बहुत सी जो ऑलराइट की भावना होती है कि जो हमारा अधिकारी होता है वह हमसे श्रेष्ठ ही होगा। जैसा कि सिलेबस के मुताबिक बताया गया है कि लोक प्रशासन और प्रबंध है, तो लोक प्रशासन और प्रबंध के तहत हम, यानी कि प्रबंधन के तहत मैनेजमेंट को जानेंगे कि लोक प्रशासन के अंदर, यानी कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैनेजमेंट का एक संयोग होता है, मैनेजमेंट का एक चोली दामन का साथ होता है कि मैनेजमेंट क्या है, उसके कार्य क्या हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है निगमित शासन और सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि लोक प्रशासन में निगमित शासन हो, नियमों के आधार पर शासन किया जाए। रूल्ड गवर्नेंस, यानी कि जो नियम है, नियमों के अधीन रह करके लोक प्रशासन में कार्य करना होता है, नियमों से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं करना होता है। यही प्रशासन की बेहतरी को बताता है। साथ ही साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, नियमों के तहत जब आप कार्य करेंगे प्रशासन में, तो ये आपका एक प्रबंधन का कार्य है, यानी कि ये आपके मैनेजमेंट की ताकत है कि आपको मैनेजमेंट जिस प्रकार से निर्देशित कर रहा है उसके अनुसार ही आप उसमें प्रशासन में नियमों के अधीन रह करके कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताया जाता है सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी क्या क्या है, यानी कि आप समाज के प्रति कितना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं।
इसके बाद में हम जानेंगे लोक प्रशासन के नवीन आयाम यानी कि परिवर्तन का प्रबंधन, इसमें मुख्य तत्व या अवयव है। लोक प्रशासन के न्यू डायमेंशंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो विषय है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लोक प्रशासन के जो नवीन आयाम हैं इनको लेकर के जरूर परीक्षा के अंदर प्रश्न आने की संभावना है। तो इसमें परिवर्तन का प्रबंध होता है, यानी कि इसके अंदर चेंज मैनेजमेंट होता है कि सिस्टम के अंदर चेंज होना जरूरी है। सिस्टम यूनिफॉर्मिटी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके कार्य यूनिफॉर्मिटी वाले होने चाहिए। सिस्टम के अंदर एक रूपता होनी जरूरी है, लेकिन सिस्टम के अंदर परिवर्तन होना भी जरूरी है। ये बताता है लोक प्रशासन के नवीन आयाम बताता है। तो इस प्रकार से इसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक होगा लोक सेवा के आधारभूत मूल्य और अभिवृत्ति, यानी कि जो पब्लिक सर्विस होती है, यानी कि आप सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं या कोई छोटे से छोटा कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी हो, वह लोक सेवा के लिए कार्य करता है, जनता की सेवा के लिए कार्य करता है, शासन के नियमों के अनुसार कार्य करता है, उसकी नीतियों पर खरा उतरने का प्रयास करता है। इसके आधारभूत मूल्य, फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं कि पब्लिक सर्विस कैसे की जाए, जनता की सेवा। मान लीजिए कोई अध्यापक है, कोई टीचर है, तो वह भी जनता की सेवा कर रहा है। उसके अपने वैल्यूज़ होते हैं कि एक अध्यापक के अंदर कौन कौन से वैल्यू होने चाहिए, उसमें कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ उसके अंदर होनी चाहिए। और वो वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं कि वह सत्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य परायणता उसके अंदर होनी चाहिए, है ना, इंटीग्रेशन उसके अंदर होना चाहिए, इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सभी आधारभूत मूल्य होते हैं। और अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, एक पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसका जनता के प्रति कैसा एटीट्यूड है, यह उसमें स्पष्ट होता है। एटीट्यूड अपने आप में एक अलग शब्द है, लेकिन जब इसको आप सही से इस्तेमाल करेंगे तो वह होती है अभिवृत्ति, यानी कि किसी के प्रति आपका नज़रिया, यही आपकी अभिवृत्ति है। तो लोक सेवा के आधारभूत मूल्य और अभिवृत्ति के अंदर हम जानेंगे लोक सेवा की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, यानी कि आपको इम्पार्शियलिटी के साथ कार्य करना है, गैर पक्षधरता, सच्चाई, समर्पण, डेडिकेशन आपका होना चाहिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसके प्रति आपका समर्पण भाव कितना है, आप उसके लिए कितना तत्पर रह करके कार्य कर रहे हैं। सामान्य और विशेषज्ञ संबंध, यानी कि जनरल और स्पेसिफिक एलिमेंट लोक प्रशासन में कार्य करते हैं। एक व्यक्ति सामान्य यानी कि सभी चीज़ों का जानकार हो सकता है और एक व्यक्ति विशेषज्ञ होता है। यह संबंध भी लोक सेवा के अंदर कार्य करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रशासन पर विधायी और न्यायिक नियंत्रण। दोस्तों प्रशासन पर है कि लोक प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण कैसे कार्य करता है। विधायिका, हमारी विधायिका क्या क्या है, यानी कि विधानसभाएं जो होती हैं वो हमारी विधायिका होती है, लोकसभा हमारी विधायिका होती है, राज्यसभा हमारी विधायिका होती है। ये सभी जो तत्व हैं तीनों मिलकर के, यानी कि राज्य विधानमंडल और संघीय विधानमंडल, ये सभी मिलकर के किस प्रकार से लोक प्रशासन पर नियंत्रण करते हैं। लोक प्रशासन के अंदर बैठे हुए ताकतवर जो अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आरएएस वगैरह, इसी प्रकार से किसी दूसरे स्टेट के पीसीएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनके ऊपर किस प्रकार से लगाम कसी जाती है विधायिका के द्वारा। चूँकि बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, अवसर आते हैं जहाँ पर विधायिका और अफसरशाही के बीच में, यानी कि ब्यूरोक्रेसी के बीच में टकराव होता है। ऐसी स्थिति में बेहतरीन कार्य की अपेक्षा उन तत्वों पर भी ध्यान जाता है शासन का जहाँ पर उनकी अपनी सर्वोच्चता को काबिल या कायम रखने की बात होती है। लेकिन ऐसे सूरत हाल में जो हमारे अफसर होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, लोक प्रशासक जो होते हैं, वो अपना कार्य करते हैं, लेकिन उन कार्य करने के दौरान भी उनके ऊपर हमारी विधायिकाएँ पूरी गश्ती करती हैं, पूरी निगरानी रखती हैं। तो इस प्रकार से विधायिका किस प्रकार से लोक प्रशासन पर नियंत्रण करती है, इसके बारे में। दूसरा नियंत्रण है इसमें जुडिशियल कंट्रोल, यानी कि जुडिशियरी जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारे संविधान को सही मायने में एक आम जनता के बीच में ले जाकर उसकी उपलब्धियों को हासिल करने की जब बात आती है तो वहाँ पर दोस्तों जुडिशियरी जो होती है, हमारी जो न्यायपालिका होती है, उसकी अपनी एक बड़ी भूमिका है। यानी कि हमारी न्यायपालिका के अंदर हम शामिल करते हैं उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय को। माननीय न्यायालय जो होता है वह अपना कार्य करते हुए लोक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करता है। अब इन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये मैं आपको बता देता हूँ। उच्चतम न्यायालय, तो इस प्रकार से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो होते हैं वो जुडिशियरी जो होती है, जो हमारे लोक प्रशासन पर कंट्रोल करती है।
अब इनकी पद्धतियाँ, मेथड्स क्या हैं, आखिरकार किस प्रकार से विधायिका और न्यायपालिका लोक प्रशासन पर कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ टेक्निक, ऐसी उनकी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिसके आधार पर वे लोक प्रशासन पर या प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा और प्रशासनिक संस्कृति कि राजस्थान के अंदर जो प्रशासनिक ढांचा है, प्रशासनिक जो मशीनरी है, किस प्रकार से हमारे यहाँ के अफसर कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर के इसके ऊपर फोकस किया गया है। और प्रशासनिक संस्कृति, हमारा यहाँ प्रशासनिक ढांचा या प्रशासनिक जो कल्चर है वो कैसा है, इसके ऊपर भी इसमें गौर फरमाएंगे। अब इसमें जो मुख्य जो विषय दिए गए हैं राजस्थान के लोक प्रशासनिक ढांचे के, उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले हम राज्यपाल, आप जानते हैं दोस्तों कि राज्यपाल जो होता है, माननीय राज्यपाल किसी भी राज्य की, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं वो हमारे राज्य के क्या होते हैं, सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख होते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जो होते हैं, मुख्यमंत्री हमारे राज्य के क्या होते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री हमारे राज्य का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है, यानी कि वह हमारे शासन की प्रमुख इकाई होती है। साथ ही साथ हम इसमें जानेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो होती है वह मुख्यमंत्री के अधीन रहकर कार्य करती है, लेकिन वह जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है। साथ ही साथ राज्य सचिवालय के बारे में जानेंगे। राज्य सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वह मुख्य सचिव होता है, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा जो अफसर होता है वह मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होता है। उसके अंडर में बहुत सारे भारतीय लोक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं, भारतीय राजस्व सेवा के जो अधिकारी होते हैं, या अन्य दूसरे विभागों की सर्विसेज के जो बड़े अफसर होते हैं, वहाँ से लेकर के निचले स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी इस मशीनरी के अंदर संलग्न होते हैं। साथ ही साथ मुख्य सचिव जो कि हमारे राज्य का, हमारे स्टेट का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसकी ताकत को हम यहाँ पर जानेंगे। आखिरकार मुख्य सचिव क्या होता है, किस प्रकार से वह कार्य करता है, और वह स्थानीय जो प्रशासनिक मशीनरी होती है उसको किस प्रकार से दक्ष बनाए रखता है और कार्य के अंदर उसे चलायमान रखता है, उसकी मोबिलिटी को सुनिश्चित करता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे जिला प्रशासन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्य की, हमारे राजस्थान राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको पढ़ने के बाद में हम किसको जानेंगे, जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन में सबसे पहले इसके संगठन के बारे में चर्चा करेंगे कि जिला प्रशासन जो होता है उसका संगठन क्या होता है, उसका निकाय जो बॉडी होती है उसके अंदर किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी हायरार्की क्या है, उसका पदानुक्रम क्या है, इसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। जिलाधीश, जो कि अंग्रेजों के समय जिलाधीश बोला जाता था जिला कलेक्टर को, उसके बारे में यहाँ पर सिलेबस को शामिल किया गया है। एवं पुलिस अधीक्षक की, यानी कि एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो भूमिका होती है, जो रोल होती है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पुलिस अधीक्षक जो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, वह जिले के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार से उपखंड और तहसील प्रशासन, उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी होता है जो राज्य सेवा का, राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, और तहसील प्रशासन के अंदर राज्य तहसीलदार सेवा का तहसीलदार कार्य करता है। तो इन सभी की भूमिका, इन सभी के कार्य, इन सभी की उपादेयता और इनके कार्य करने की जो तकनीक होती है और जनता के प्रति इनकी जो मैनेजमेंट की या इनके अपने संगठन की जो कुशलता होती है, उसका आकलन हम इस सिलेबस के अंदर करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे प्रशासनिक विकास, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ में जो डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक विकास किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, क्षेत्र और उसकी विशेषताएं, और प्रशासनिक विकास में अर्थ, क्षेत्र और विशेषताओं को जानने के बाद में कुछ ऐसे निकाय हैं जो राज्य स्तर पर कार्यरत होते हैं, उनके बारे में भी हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं। जैसे राज्य मानवाधिकार है, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स जो कमीशन होता है, SHRC जो होता है, वह किस प्रकार से कार्य करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग, वह राज्य में वहाँ के मानवों के, वहाँ की जनता के अधिकारों को किस प्रकार से लड़ता है, उनके लिए किस प्रकार से सजग रहता है, हम इस सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC जो होता है, उसका मुखिया कौन होता है, किस प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग हमारे भारतवर्ष के भारतीय निर्वाचन आयोग के अधीन रहकर कार्य करता है,
इसी प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है, राज्य वित्त आयोग, इसी प्रकार से लोकायुक्त तो होता है जो ओम्बुड्समैन के आधार पर या जिसके तर्ज पर हमारे यहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। लोकायुक्त कार्यालय किस प्रकार से लोक सेवकों के हितों के लिए कार्य करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, RPSC के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ राजस्थान लोक सेवा अधिनियम, राजस्थान पब्लिक सर्विस एक्ट जो 2011 में लाया गया था तत्कालीन सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, जिसमें लोक सेवाओं की गारंटी से संबंधित अधिनियम की चर्चा हम इस सिलेबस में करने वाले हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हमारे पेपर 3 के अंदर लोक प्रशासन जो है उसका जो सिलेबस है उसमें निम्न तत्वों को शामिल किया गया है और इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो RS मुख्य परीक्षा के अंदर लोक प्रशासन और प्रबंधन के साथ साथ हम प्रमुख मुद्दे और गत्यात्मकताएं जो इसका मूलभूत आधार है सिलेबस का, इसके अंतर्गत विभिन्न जो परिभाषाएं हैं, जो प्रमुख अवयव हैं, प्रमुख तत्व हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने सतही रूप से जो लोक प्रशासन का जो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, आपको मुखातिब कराया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि लोक प्रशासन जो होता है वह आखिरकार क्या है। यानी कि लोक और प्रशासन ये दो शब्द एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, लोक और प्रशासन, लेकिन इसमें मूल जो शब्द है वह है प्रशासन। प्रशासन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहली बात यह है कि प्रशासन आखिरकार होता क्या है। अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। लोक प्रशासन जो होता है दोस्तों, उसके अंदर अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। सबसे पहली बात होती है आपके पास में राइट्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी ड्यूटीज भी होती हैं। मान लीजिए हम किसी समाज के अंदर रहते हैं और उस समाज में रहते हुए कोई व्यक्ति किसी संगठन या किसी शासित व्यक्ति के द्वारा केवल और केवल अधिकारों की ही मांग नहीं कर सकता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह व्यक्ति जो उसके अपने कार्य क्षेत्र में अधिकार कर्तव्य होते हैं, जो उसके काम होते हैं, वह उन कर्तव्यों को भी अवश्य रूप से करें। और अगर वह इन कर्तव्यों को करता है तो कर्तव्यों को करने के साथ साथ या निभाने के साथ साथ वह संबंधित संगठन की शासित ताकत या शासन के द्वारा अधिकारों की मांग कर सकता है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के अंदर जो हमारी प्रशासनिक बॉडी होती है, जो प्रशासन होता है, उसके अंदर अधिकार भी होते हैं और उसमें कर्तव्य भी होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं। लेकिन मूल रूप से हम लोग प्रशासन को प्रशासनिक अधिकारियों के इर्द गिर्द पढ़ने का प्रयास करेंगे। कैसे? जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, किसी जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तो उसके अपने अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं। वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सिस्टम को सही रूप से चलाने के लिए करता है। लेकिन उसके साथ साथ जिला कलेक्टर की अपनी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, उसके अपने कुछ कर्तव्य भी होते हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उन कर्तव्यों को करना भी जरूरी होता है। लोक प्रशासन में सबसे पहले दोस्तों हमने ये जाना है कि इसमें अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। नेक्स्ट है मानव प्रबंधन की गतिविधियां। लोक प्रशासन में ह्यूमन मैनेजमेंट की गतिविधियां, एक्टिविटीज होती हैं कि मानव प्रबंध कैसे किया जाए। प्रशासन के अंदर एक बॉडी होती है, एक निकाय होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है, और उसके अंदर मानव संलग्न होता है कि मनुष्य उसके अंदर विभिन्न रूप से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं और जो अपने अपने जो कर्तव्य होते हैं उनको निभाते हैं, उनको पूरा करते हैं। इसके लिए उनकी अपनी रोल होती है, उनका अपनी एक भूमिका होती है। नेक्स्ट, प्रशासन में शासकीय नीतियों का आम जनता के हित में प्रयोग किया जाता है। अगर प्रशासन की हम बात करें सार्वजनिक अर्थ में, तो शासकीय जो नीतियां होती हैं, यानी कि जो सरकार की नीतियां होती हैं, उनका प्रयोग जो हमारा प्रशासन होता है या प्रशासनिक मशीनरी होती है, वह जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सरकार जो नीतियां बनाती हैं उनको धरातल पर लाने का कार्य और उनको जनता के बीच में ले जाकर उनकी उपादेयता को स्पष्ट करना, उनकी प्रासंगिकता को लेकर के जनता के सामने आना या स्पष्ट करना, यह कार्य होता है लोक प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों का। इसी प्रकार से प्रशासन जो होता है वह किसी संस्था अथवा कंपनी के हित लाभ के साथ साथ सामूहिक और व्यक्तिगत प्रबंध भी करता है। अगर निजी अर्थ में जाने, दो प्रकार के अर्थ में हम प्रशासन को पढ़ सकते हैं। पहला सार्वजनिक अर्थ में, जब सरकार की नीतियों को जनता के बीच में ले जाया जाता है और फिर उनको जनता की भलाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये तो सार्वजनिक अर्थ में परिभाषा हुई किसकी? प्रशासन की। लेकिन वहीं निजी अर्थ में या प्राइवेट
मीन्स के अंदर अगर इसको पढ़ना चाहें तो ये जान सकते हैं कि जो संस्था अथवा कंपनी जो होती है, संस्था अथवा कंपनी के हित और लाभ के साथ सामूहिक और व्यक्तिगत प्रबंधन का कार्य भी इसमें किया जाता है। कोई कंपनी होती है मान लीजिए, या कोई फैक्ट्री होती है, उसके अंदर उसके एचआर डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, विभिन्न विभाग होते हैं, और उनके अंदर जो लोग कार्यरत होते हैं वे सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, वहीं व्यक्तिशः भी प्रतिबद्ध होते हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि किसी भी संस्था के अंदर व्यक्ति विशेष की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वह उस संगठन की कुशलता के लिए, उस संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करें। और अगर संस्था के अंदर समूह बना हुआ है तो उस समूह की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वह उस मैनेजमेंट का एक ऐसा हिस्सा है जो उसकी सफलता के लिए कार्य करता रहेगा और करता है। तो दोस्तों, हमने अभी जाना है कि प्रशासन क्या है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की आखिरकार मूल रूप से परिभाषाएं क्या हैं और उसमें किन तत्वों को समाहित किया गया है। दूसरा है दोस्तों प्रशासन के प्रकार। हम जानेंगे कि प्रशासन के प्रकार क्या क्या होते हैं। अभी यहाँ पर हम इनको संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, आगे और विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। सिलेबस के मुताबिक हमारा जो हम आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ये मैं आपको कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि मूल रूप से आपको ये बता रहा हूँ कि लोक प्रशासन का जो हमारा सिलेबस है, तो उसके परिचय के तहत आखिरकार प्रशासन क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब पढ़ेंगे हम प्रशासन के प्रकार, लोक प्रशासन के प्रकार। प्रशासन में सबसे पहला प्रकार होता है लोक प्रशासन, जनता का प्रशासन। दूसरा होता है सैन्य प्रशासन, सेना का प्रशासन होता है। तीसरा व्यवसाय प्रशासन होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और चौथा सरकारी प्रशासन होता है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रशासन के प्रकार जाने हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रशासन जो होता है वह संस्कृत के मूल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसमें दो इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, प्र और शास। प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट या प्रकृष्ट, यानी कि सबसे प्रमुख या अच्छा, और वहीं शास का मतलब होता है शासन। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या जो प्रशासन होता है वह उत्कृष्ट रीति विधि से शासन करने की एक तरीका या पद्धति होती है, यानी कि बेहतर तरीके से ही शासन करना ही प्रशासन कहलाता है। अब जानेंगे दोस्तों प्रशासन की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले हमने क्या जाना कि प्रशासन क्या है। प्रशासन लोगों को पता ही नहीं होता है प्रशासन आखिरकार क्या होता है। तो प्रशासन हमने आपको बताया कि इसमें अधिकार और कर्तव्यों के समावेश के साथ साथ मानव प्रबंधन की वे गतिविधियां होती हैं जो शासकीय नीतियों को या सरकारी नीतियों को धरातल पर लाने के लिए प्रतिबद्ध होती हैं, और किसी निजी अर्थ में अगर इसकी बात की जाए तो वह उस संस्था की सफलता के लिए कटिबद्ध या प्रतिबद्ध होती है। इसके बाद में जाना प्रशासन के प्रकार। और अब दोस्तों नेक्स्ट है कि प्रशासन की आवश्यकता क्यों है। वाई वी रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन, हमें प्रशासन की ज़रूरत क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो, अधिकारी नहीं हो और फिर खुद ब खुद काम हो जाए। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और सिस्टम को सही रूप में चलाने के लिए हमारे को कुछ ऐसे तंत्र की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो हमारे समाज में कार्य करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। वे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सचेत होते हैं। तो प्रशासन की आवश्यकता क्यों है। सामाजिक समस्याओं की जटिलता सबसे बड़ा कारण क्या है। प्रशासन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमारे समाज के अंदर जो समस्याएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, और एक से बढ़कर एक जटिल समस्याएं हमारे यहाँ पर हम देखने में पाते हैं। क्योंकि जैसे हम राजस्थान राज्य की बात करें तो दोस्तों राजस्थान राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार की विषमताएं दिखाई देती हैं, चाहे वह पहनावे से संबंधित हो, रीति रिवाज से संबंधित हो, वेशभूषा से संबंधित हो, या हमारे यहाँ पर विभिन्न मेले और त्योहारों को लेकर हो। ये तो मूल तत्व हैं, लेकिन इसके साथ साथ रोटी कपड़ा मकान को लेकर, धरातल को लेकर, धरातल पर भी जलवायु को लेकर, या विभिन्न प्रकार से अगर आकलन किया जाए तो हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विषमताएं समाज के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो समाज के अंदर जो विषमताएं या जटिलताएं होती हैं, इनके कारण ही प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है संस्था अथवा तंत्र की सफलता के लिए प्रशासन इसलिए भी जरूरी है कि कोई संस्था के अंदर कार्य करने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक घटक किस प्रकार से बेहतरी से कार्य करें, इसके लिए एक प्रशासनिक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है जन सामान्य का कल्याण करना, इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। जो प्रशासन होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है
जन सामान्य का कल्याण हो। प्रशासन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है कि उसके अंदर जनता की भलाई होना जरूरी है। सबसे बड़ा प्रमुख तत्व है कि जनता की भलाई के लिए प्रशासन कार्य करे। तो इस प्रकार से ये जाने हैं कि हमारे समाज के अंदर व्याप्त विषमताओं को लेकर या विषमताओं के कारण संस्था अथवा तंत्र की सफलता तो जरूरी होती ही है, लेकिन साथ साथ ये जो सामाजिक जटिलताएं होती हैं इनका निराकरण करते हुए जन सामान्य का कल्याण करना ही प्रशासन होता है। तो इन सब चीज़ों को या इस परिभाषा के आधार पर हम समझ सकते हैं कि प्रशासन की आवश्यकता इस क्रम में पड़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशासन एवं प्रबंधन में संबंध कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर आखिरकार क्या समन्वय है, क्या संबंध है, इन दोनों के अंदर ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसको हम यहाँ पे पढ़ें। तो संगठन के उद्देश्य, नीतियों का निर्धारण, प्रशासन संगठन ऊर्ध्व के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियम एवं विधियों का निर्माण करना इसमें शामिल होता है। तो दोस्तों प्रशासन और प्रबंधन में एक मूल चीज़ है जिसको आप समझ गए होंगे कि जो लोक प्रशासन होता है इसमें संगठन के जो उद्देश्य होते हैं वे निहित होते हैं। साथ ही साथ संगठन के अंदर सरकारी नीतियों का निर्धारण किया जाता है और उस संगठन अथवा ऊर्ध्व के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो नियम और जो विधियाँ होती हैं, कानून कायदे होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए है कि किसी भी संस्था की सफलता के लिए, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जनता की भलाई के लिए जो नियम और कानून कायदे बनाए जाते हैं उनको लेकर प्रशासन और प्रबंधन आपस में गुथे हुए हैं या आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से प्रशासन और प्रबंधन में जो संबंध है उसमें सबसे पहला संबंध है योजना का। इनके प्रशासन के अंदर सबसे पहले जो मैनेजमेंट होता है उसके तहत प्लानिंग की जाती है, योजना बनाई जाती है। इसके बाद में निर्णयन क्षमता तय होती है। प्लानिंग बनाने के बाद में हम निर्णय तय करते हैं, उस निर्णय के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ फिर संगठन की स्थापना की जाती है। उस प्रशासन के अंदर किसकी स्थापना की जाती है, संगठन की स्थापना की जाती है और वह संगठन उस कार्य को करने के लिए कटिबद्ध होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जाना प्रशासन और प्रबंधन में संबंध क्या है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रशासन जो होता है वह आखिरकार मूल रूप से क्या है। संगठन की संरचना का निर्माण करना ही प्रशासन का मूल तत्व है। कोई भी संगठन होता है उसकी संरचना का निर्माण करना ही उस प्रशासन का मूल अवयव या मूल तत्व कहा जा सकता है। इस प्रशासनिक संगठन के भीतर प्रबंधन नियमित रूप से कार्य करता है और जो प्रशासन होता है उसके अंदर ही प्रबंधन कार्य करता है। प्रशासन कैसे, देखिए दोस्तों, प्रशासन जो है वह एक बॉडी है, वह एक निकाय है, वह एक तंत्र है। उसके अंदर एक परिक्रमा है, उसके अंदर एक परिधि है और उस परिधि में विभिन्न प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यों में संलग्न होते हैं। लेकिन जब ये अधिकारी और कर्मचारी उस परिधि के अंदर रह करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति कटिबद्ध होते हैं और इनके अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं, ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, मैनेजमेंट का निर्माण करते हैं, वह प्रबंधन होता है। तो प्रबंधन ये कहा जा सकता है कि उस प्रशासनिक परिधि के अंदर रहते हुए विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी उस प्रशासनिक मशीनरी की या सफलता के लिए जब कार्य करते हैं और अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हैं या अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं और फिर अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, यही प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। प्रशासन प्लस प्रबंधन की आधुनिक युग में उच्चतम प्रासंगिकता है। जी बिल्कुल, जब प्रशासन कार्य करता है समाज की भलाई के लिए, शासकीय नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, तो उसके अंदर प्रबंधन की कहीं ना कहीं इसके साथ संयुक्त रूप से उच्चतम प्रासंगिकता है। क्योंकि मान लीजिए प्रशासन तो है लेकिन अगर उसमें मैनेजमेंट नहीं है तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंबा जोड़ा, यानी कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं वो इनको हासिल नहीं होगा। प्रशासन मूलतः एक संगठन, एक टीम है। जी बिल्कुल, जो हमारा प्रशासनिक मशीनरी होती है वह मूल रूप से एक टीम होती है, उसके अंदर एक टीम स्पिरिट होती है। यह टीम मिलकर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करती है। वहीं प्रबंधन इस टीम के कौशलों से प्राप्त सफलता का परिचायक है। और इस प्रशासन के अंदर जो प्रबंधन होता है वह प्रबंधन विभिन्न प्रकार के स्किल्स के आधार पर जो सफलता प्राप्त होती है उसका द्योतक होता है, उसका परिचायक होता है। कैसे, मान लीजिए एक जिला है तो जिले की परिधि जो है वह प्रशासन का एक मूल आधार है, यानी कि इसमें प्रशासन कार्य करेगा। और इस प्रशासन के अंदर विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी हैं, इसके अंदर डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं,
इसी ज़िले के अंदर विभिन्न प्रकार के सफाई कर्मचारी हैं, इसके अंदर अन्य दूसरे निकायों से संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, इसमें स्कूलें हैं, अस्पताल हैं। तो इन सभी से संबंधित जो प्रशासनिक मशीनरी है वह अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए लगातार कार्य करती रहती है, और ये लगातार कार्य करते हुए जो पूरी टीम होती है या प्रशासनिक मशीनरी होती है वह सफलता अर्जित करती है, और जब यह सफलता अर्जित करती है तो वह प्रबंधन का द्योतक होता है। इससे मालूम होता है कि उस जिले के प्रशासन में किस प्रकार का मैनेजमेंट है, उसका प्रबंधन कैसा है, ये इससे मालूम होता है। नेक्स्ट हम लोक प्रशासन के आधार यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि आखिरकार लोक प्रशासन क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, लोक प्रशासन के अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या हैं। और अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपके लिए बनाया है इस परिचय वाले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, वह है वर्तमान में लोक प्रशासन और प्रशासन की प्रासंगिकता, कि वर्तमान समय में आधुनिक दौर में लोक प्रशासन की आखिरकार क्या ज़रूरत है, और अगर लोक प्रशासन जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, तो उसकी वर्तमान दौर के अंदर उसकी प्रासंगिकता, उसका औचित्य क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि लोक प्रशासन आखिरकार किस प्रकार से कार्य कर रहा है, और अगर वो कार्य कर रहा है तो उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो भूमिका है लोक प्रशासन की, लोक प्रशासन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है सामाजिक समता, यानी कि सोशल इक्वलिटी, समाज के अंदर सभी को समानता मिले, इसके लिए हमारा लोक प्रशासन कार्य करता है। जैसे न्याय की समानता और समता में विश्वास रखना, आम जनता के अंदर इस प्रकार का संदेश लेकर जाना, आम जनता में इस प्रकार से कार्य करना प्रशासनिक मशीनरी का दायित्व होता है, जिससे वहाँ के लोगों में सामाजिक समता का भाव उत्पन्न हो, उन लोगों को सामाजिक रूप से समता की प्राप्ति हो, उन लोगों को सामाजिक रूप से न्याय की प्राप्ति हो। और सामाजिक समता के अंदर दोस्तों राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना शामिल होता है। नेक्स्ट, वंचित वर्गों का कल्याण करना, यानी कि लोक कल्याण की भावना लोक प्रशासन में होती है। जी बिल्कुल, मैं बार बार बता रहा हूँ कि लोक प्रशासन का या प्रशासन का प्रमुख दायित्व होता है कि शासकीय नीतियों की क्रियान्वयन के साथ साथ वे आम जनता की भलाई के लिए कार्य करेंगे। नेक्स्ट है ग्राहकों उन्मुखी, यानी कि उत्तरदायित्व की भावना। मान लीजिए आप जनता के प्रति अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हैं जिला कलेक्टर होने के नाते, मान लीजिए आप जिला कलेक्टर होने के नाते कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ दोस्तों यह भी एक बात है कि आपके अपने कुछ कर्तव्य भी होते हैं, आप जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं, जनता आपसे सवाल करेगी। मान लीजिए कहीं पर कोई बड़ा बिजली का तार टूटकर गिर जाता है और वहाँ पर जन धन की हानि होती है, ऐसी सूरत में जो जनता होती है वह, आप एक कलेक्टर हैं इसलिए आपसे सवाल करेगी, आपसे प्रश्न पूछेगी, और जब प्रश्न पूछेगी तो आप उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी होंगे। यही आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही आपकी जिम्मेदारी है आपका। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राहकों उन्मुखी होना। दूसरा है मूल्यों की स्थापना करना, तटस्थता का भाव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अधिकारी या प्रशासनिक मशीनरी के अंग होने के नाते आपके अंदर तटस्थता होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए आपके अंदर। कुल मिला के कहा जा सकता है कि आपके अंदर गैर निष्पक्षता होनी चाहिए, कि आप किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं लेंगे। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता, यानी कि चेंजिंग जो प्रोसेस होती है वह कंटिन्यूएशन में लोक प्रशासन में होती है। इसमें सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, और इन सामाजिक परिवर्तनों के लिए शासन और प्रशासन और आम जनता तीनों एक दूसरे से संयुक्त रूप से गुथे हुए हैं, और ये तीनों ही कार्य करते हैं। अगर समाज के अंदर कोई सामाजिक परिवर्तन होता है तो उसके अंदर जनता की भूमिका भी होती है, उसके अंदर प्रशासन की भी अपनी एक भूमिका होती है, उसके अंदर शासन की अपनी एक भूमिका होती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है दोस्तों कि वर्तमान में लोक प्रशासन की जो प्रासंगिकता है वह सामाजिक समता या न्याय की स्थापना के लिए, वंचित वर्गों यानी कि आम जनता की कल्याण के लिए कार्य करती है, ग्राहकों उन्मुखी, उसमें उत्तरदायित्व की भावना होती है, मूल्यों की स्थापना यानी कि तटस्थता, निष्पक्षता के साथ कार्य करना उसमें शामिल होता है, साथ ही साथ परिवर्तनशीलता का गुण भी उसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन के इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से हम प्रशासन को अगर समझते हैं तो निश्चित रूप से लोक प्रशासन का जो विषय है उसका आधा जो पार्ट है वह अपने आप ही सोल्व होता चला जाएगा। धन्यवाद।